तो चलिए दोस्तों, पीटी 365 पॉलिटी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ये न्यूज़ में क्यों बने रहे थे और ये क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल क्यों और कहाँ पे पब्लिश हुए थे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स को आपको इन आर्टिकल्स में ध्यान रख के जाना है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस पूरी पीटी 365 के अंदर दिए गए सारे ही आर्टिकल्स को इस तरीके से और इस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सी चीज़ें रटनी हैं, याद रख के जाना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स के कौन से स्टैटिक पोर्शन पे आपको कमांड करके जानी है, क्योंकि स्टैटिक इज ऑलवेज बी द किंग। तो इस बात से शुरू करते हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहला टॉपिक बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में, या आसान भाषा में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इससे जुड़ा हुआ है केशवानंद भारती केस। अब जैसा कि आप जानते हो, साल भर न्यूज़ में चलता रहता है कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में मेंशन्ड है या नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के किस केस से निकलता है। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये हमें कौन बताता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन में शंकरी प्रसाद केस का क्या बोलना था, गोलकनाथ केस का क्या बोलना था, मिनेर्वा मिल्स केस का क्या बोलना था, वामन राव केस का क्या बोलना था, और सबसे महत्वपूर्ण जिस पे यूपीएससी मेंस 2016 का एक क्वेश्चन भी पूछा गया है वो है 2007 का कोयलो केस, जिसे 9th स्केड्यूल केस के बारे में भी पढ़ा जाता है या जाना जाता है। अब मैंने इस पे इतना फोकस क्यों दे के बताया आपको, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो सब पढ़ के जाएंगे, मगर यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हो तो आप ये बात जानते हो कि 9th स्केड्यूल पे लगातार यूपीएससी 2 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोयलो केस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है? सोच के देखो। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको देखना है कि यूपीएससी क्या चीज़ डिमांड करता है तो इस मेंस 2019 के क्वेश्चन को उठा के देखो, जो आपसे वो पूछ रहा है। वो आपसे देखो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ों को पूछ रहा है कि पार्लियामेंट के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत है या ये लिमिटेड ताकत है, ये एनलार्ज नहीं की जा सकती एब्सोल्यूट पावर में। फिर वो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लिंक करता है। और इस तरीके से देखो इतना लेंथी उन्होंने क्वेश्चन बनाया। इन्हीं चीज़ों को घुमा घुमा के बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो मेरी हिदायत आपको ये रहेगी कि आप इसके बेसिक्स पे कमांड करना और इन इन चीज़ों पे कमांड करके जाना। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 370। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, मगर क्वेश्चन यूपीएससी वहीं से पूछेगा और उसका कारण है। जानते हैं क्यों? पहले तरीके का क्वेश्चन बनाया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करके। हो सकता है यहाँ पे आपको पैरामाउंटेसी के बारे में पूछा जाए जो कहीं पे भी कवर नहीं किया गया है। हो सकता है आपसे माउंटबेटन के पैरामाउंटेसी प्लान के बारे में पूछा जाए, उसकी डेट के बारे में पूछा जाए। आपसे पूछा जाए कि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या बातें चल रही थी इन अ टेक्निकल सेंस।
हो सकता है पॉलिटिकल हिस्ट्री को कनेक्ट करके शेख अब्दुल्ला को पिक्चर में लाने की कोशिश की जाए। तो यहां पे कनेक्शन देने की कोशिश करेगा यूपीएससी, देखने के लिए कि क्या आप जानते हो कि पॉपुलर मूवमेंट जो डेमोक्रेसी के लिए चलाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, उसमें शेख अब्दुल्ला का क्या रोल था। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू दोनों कैसे कनेक्टेड थे और कैसे माउंटबेटन पे एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। इसी के साथ दो और बहुत बड़ी हस्तियां यहां पे अपना रोल प्ले कर रही थी। एक थे महाराजा हरी सिंह और एक थे जिन्ना। अब यहां पे जिन्ना के बहुत सारे ऐसे एक्शन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट एक्शन डे। इन सारी चीजों को कनेक्ट करके यूपीएससी एक क्वेश्चन जरूर बनाने की कोशिश करेगी। और आप साल भर न्यूज में सुनते रहे जब आर्टिकल 370 की बात होती है या आर्टिकल 35A की, इसमें लगातार ये बात कही जाती है कि नेहरू जी ने एक सबसे बड़ी गलती करी यूनाइटेड नेशन में जाके। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन का एट प्रेजेंट क्या डिसीजन है इस इशू को लेके। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या ये बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और अगर ये बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के संविधान बनाएगी तो फिर आर्टिकल 370 को क्यों लाने की जरूरत पड़ी और क्यों इसे एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया गया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं 99% एस्पिरेंट इस बात को नहीं जानते। इस चीज को आप पता करके जाना। आप पता करके जाना कि इस आर्टिकल 370 में पार्लियामेंट को किन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पूरी ताकत दी गई थी। आप पता करके जाना कि इस पूरे इशू में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिस पे पूरा बवाल मचा है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है और किस तरीके से एक पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारी सरकार ने वहां की पहले स्टेट गवर्नमेंट को हटाया, प्रेसिडेंट रूल आया और किस तरीके से फाइनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा के पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके आर्टिकल 370 को हटाया। इस पूरी प्रोसेस को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी पूछें, 370, 35A, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। खैर, मैंने भी आपको 2 से 3 अलग अलग चीजें बताई जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो है आर्टिकल 367, जिसकी कोई बात नहीं करता। अगर आपको आर्टिकल 367 नहीं पता, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बदल के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करा गया, इसी पे पूरा खेल हुआ था। 99% एस्पिरेंट इस चीज को नहीं जानते कि 370 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 367 को जानना है। खैर, ये तो हो गई एक चीज। इससे जुड़ा हुआ बेसिक आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इससे जुड़ा हुआ दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए आर्टिकल 1 से लेकर 4। 1 से लेकर 4 में आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी स्टेट को, किसी भी यूनियन टेरिटरी को किस तरीके से मिलाया जाता है, जिसको आप आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंतर्गत पढ़ते हो, टू फॉर्म न्यू स्टेट, है ना। बाकी तो आप सब समझदार हो, है ना, हमने भी पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो आर्टिकल 1 से 4 इसका स्टैटिक पोर्शन है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए, तब जाके ये इशू आपका पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई और ये एक्ट बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकतें हैं वो कौन सी ताकत आई। ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है ये क्या है। ये जो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में झगड़ा चल रहा है ये किस बात पे चल रहा है, और ये जो पर्टिकुलर इशू है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, किसी भी क्वेश्चन को। पहला, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ना कि पहले दिल्ली सरकार के पास क्या ताकत थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या ताकत थी, और आर्टिकल 239AA जिसमें दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर घोषित किया गया थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये हो गई पहली चीज, इवोल्यूशन के साथ ये पर्टिकुलर आर्टिकल। फिर आपको ये पढ़ के जाना है बहुत ही आसान भाषा में कि यहां पे ब्यूरोक्रेट मतलब कि सेक्रेटरी एज पर द करंट अमेंडमेंट एक्ट किसको रिपोर्ट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करेगा या चीफ मिनिस्टर को करेगा। आपको यहां पे ये पता करके जाना है
कि अगर ब्यूरोक्रेट सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेगा तो यहां पे कौन सी एक चीज ब्रेक होगी, जिसका नाम है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? साथ ही यहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो कैसे इंपैक्ट होता है, यह आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद में बालाकृष्णन कमेटी किससे रिलेटेड है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत कौन से 2 आर्टिकल जोड़े, और उन 2 आर्टिकल के बारे में आप क्या जानते हो, दैट इज 239AA और 239AB। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है क्या? जवाब है नहीं। इसमें कौन कौन लोग बैठते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन सी सोल डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है इस एक्ट में। 99% बच्चे इस चीज में फेल हो जाएंगे, हम पास होंगे, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं पता है? देखो, हर चीज का ना एक बेस होता है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं रचना है हमको, हम कोई कथाकार थोड़ी हैं या कथावाचक थोड़ी हैं। यूपीएससी मेंस 2016 का ये क्वेश्चन देखो, उन्होंने एग्जैक्टली यहां पे आपसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसकी एनोमलीज के बारे में पूछा है। ये मेंस का क्वेश्चन सीधे तौर पे तब्दील होके पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बनता हुआ दिखेगा कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत कौन से 2 आर्टिकल आते हैं या इन आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं। समझ रहे हो आप बात को? आगे देखो, ऐसा कौन सा मैटर है जो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है, उनके बीच में। तो ये इशू कहां से समझ में आएगा आपको? वो आएगा ब्यूरोक्रेट से समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो। इसका अगला टॉपिक है दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जाएंगे विद इन आर्टिकल 22। और मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि 99% एस्पिरेंट इस चीज में अटक जाते हैं, क्योंकि जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और हमने क्लास में सॉल्व भी किया है। कमेंट में बताना जल्दी से जिन्होंने गलती की थी, वरना मैं नाम बोलूंगा अगली क्लास में। तो यहां पे आपको इस टॉपिक को इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि पूरे साल न्यूज में बना रहा था प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। देखो, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो यहां से पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या बताया गया है कि अगर कोई कस्टडी में चला जाए या पुलिस वाला किसी को कस्टडी में ले ले तो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको पुलिस वाला कस्टडी में ले ले प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 24 घंटे में जरूरी है क्या? क्या आप वोट दे सकते हो क्या इलेक्शंस में अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत पकड़ा हुआ है? तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप किसी एनिमी एलियन नेशन से बिलोंग करते हो जैसे कि पाकिस्तान, तो भी क्या आप पे ये कानून लागू होगा अगर आप एक मिनिस्टर हो और अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलेगी क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर एक आम आदमी को पकड़ा है, अगर एक एनिमी एलियन नेशन के सिटीजन को पकड़ा है या किसी एक पॉलिटिशियन, इसमें क्या फर्क है? समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो यहां पे आपको प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में ये डिफरेंस पता होना जरूरी है, ठीक है। आपको यह भी पता होना जरूरी है कि कितने महीने तक किस चीज में डिटेन किया जा सकता है। बस अगर इतनी बात पढ़ ली, इसके बाहर दुनिया की कोई ताकत आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। इसके बाद अगला टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट्स। देखो, पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? हमने देखा है कि क्या नाम है उस एक्टर, अनिल कपूर, उसकी आवाज झकास है ना। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, इनकी वॉइस को आप बिना रॉयल्टी या बिना इनकी परमिशन के यूज नहीं कर सकते। ये होते हैं पर्सनैलिटी राइट्स। तो गिनती के सिर्फ 4 सवाल बनेंगे यहां से अगर क्वेश्चन आया तो। पहला, डेफिनेशन पे कि पर्सनैलिटी राइट होता क्या है। दूसरा, इस पर्सनैलिटी राइट के 2 कंपोनेंट बताओ जो कि पब्लिसिटी और प्राइवेसी है। तीसरा,
इसके कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जो पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और चौथा बनेगा कि ये जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं इसमें किन किन चीजों का यूज प्रतिबंधित है। बस ये 4 पॉइंट जिसने पढ़ लिए उसका ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हेट स्पीच। पूरे साल फ्री स्पीच, हेट स्पीच, ये क्या होते हैं, इससे सेडिशन लग जाता है क्या, ये लगातार न्यूज में चलते रहे। तो दोस्तों बड़े ही सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो ये पूछा जाएगा कि भैया ये जो हेट स्पीच है क्या ये किसी भारतीय कानून में डिफाइंड है, किसी इंटरनेशनल कानून में डिफाइंड है। ये जो फ्री स्पीच है ये कहाँ पे डिफाइंड है आर्टिकल में, आपसे ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हेट स्पीच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप किसी फैक्ट को दिखा रहे हो भले ही वो किसी के अगेंस्ट हो, क्या वो भी फ्री स्पीच या हेट स्पीच कहलाएगा। ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपसे बना बना के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हेट स्पीच के बारे में जानना, और जो इंडियन पीनल कोड है जिसके अंतर्गत कुछ सेक्शंस आते हैं जो फ्री स्पीच के कन्फ्लिक्ट से डील करते हैं उनके बारे में पता करके जाना। जैसे सेक्शन 153A, 124A जो भी मैं सेडिशन बता रहा था, ठीक है। सेक्शन रटने नहीं है, सेक्शन के अंदर जो बातें बोली गई हैं उनको समझ के जाना है। सेक्शन थोड़ी पूछेंगे, सेक्शन के अंदर की चीजें समझ के जाना है। हाँ, सेडिशन का सेक्शन तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब मैंने आपको पहले भी ये बताया है ये न्यूज में क्यों था। अजीत डोवाल साहब, देख रहे हो आप, इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। उस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा क्या था, हेट स्पीच को रोकना। ये महानुभव ये अपने आप में यूपीएससी जिहाद का एक प्रोग्राम चला रहे थे, हेट स्पीच का एग्जाम्पल, इसीलिए ये टॉपिक साल भर न्यूज में बना रहा है। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। देखो इस लेक्चर में मैं इस चीज को यहीं पे एंड कर रहा हूं। हमने हर टॉपिक को जो साल भर में आया है कवर कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, स्क्रॉल करो, ठीक है, और उनको प्रिपेयर करो एकदम रगड़ के। इसके बाहर कोई चीज आपसे नहीं पूछ सकता अगर आपने इतनी चीजों पे कमांड कर ली है। और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हमने साल भर मेहनत की है। हम वो बरसाती मेंढक नहीं है जो 3 महीने 4 महीने पहले आए, एकदम चीजों को पढ़ना शुरू किया और अनशन कुछ भी पढ़ रहे हैं। हमने एक बहुत स्ट्रेटेजिक मैनर में हर चीज को पढ़ा है। आप किसी भी आर्टिकल को उठा के देख लो, हमने हर आर्टिकल को कवर किया है, और जिस तरीके से कवर किया है आप उसी तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। रिजल्ट विल बी in our favor. That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon in the next topic. Till then, keep shining. Have a good day.